Hey guys, welcome back to Achievers Hub. Hope you all are well. आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में जिनका यूज़ आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए ताकि फ़्लो बना रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो इस चैप्टर के नोट्स के PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की गुड्स के किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, एंड एक टर्म और पढ़ी थी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही आज हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस आ जाते हैं इन पे भी। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे दो से तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है सबको पता है, 11th क्लास में से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट होती है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल वही होती है जो प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उस पैसे को इंक्रीज़ करना या उस कैपिटल में कुछ ऐड करना उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो हम कई तरीके से कर सकते हैं, या तो हम अपने बिज़नेस में कैश लगा सकते हैं इन्वेस्ट कैपिटल से हटके, और हमने कैश ऐड किया है बिज़नेस में तो उसे भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर हम कोई फ़िक्स एसेट्स ख़रीद सकते हैं, जो कि फ़िक्स एसेट्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम बहुत लंबा चलते हैं। तो फ़िक्स एसेट्स भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ख़रीदना, और हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसके लिए रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं, तो उसे भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो इसीलिए इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कैपिटल फॉर्म हो रही है और ज़्यादा, तो इसीलिए इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने भी आपको बताया कि फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स को ख़रीदने में अपना पैसा लगाता है, किसी ने अपने बिज़नेस में कोई प्लांट ख़रीद लिया, या फिर कोई मशीनरी ख़रीद ली, या फिर कोई अदर फिक्स एसेट्स ख़रीद लिया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन करने के लिए किसी रॉ मटेरियल में पैसा लगाया उसे ख़रीदने में, तो उसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसी से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक अकाउंटिंग ईयर में कोई नए फिक्स एसेट्स खरीद रहा है, या फिर पुराने फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने में या उन्हें ठीक करवाने में पैसा खर्च कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। मेन इसमें डिफ्रेंसिएशन इन दोनों में यही होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर सिर्फ नए एसेट्स खरीदने में ही अपना पैसा लगाता है, पुराने एसेट्स को ठीक कराने में नहीं लगाता। तो यही डिफरेंस होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में। अब इन्हीं डेफिनेशन से फॉर्मूले निकल के आते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें पुराने एसेट्स पे भी खर्चा किया हुआ होता है, तो इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होती है। लेकिन हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। अब हमने अच्छे से देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। Depreciation is the loss of value of fixed assets in use of account of normal wear and tear, accidental damage, expected obsolescence। Depreciation क्यों लगती है एसेट्स पे? सबसे पहले तो क्या होता है कि फिक्स एसेट्स की हम कॉन्टीन्यूसली जब हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंजप्शन करते हैं उनकी, तो उससे क्या होता है कि उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, या तो उसके जो पार्ट्स है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आने लगती हैं टाइम के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी वजह से लग सकते हैं डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर, कुछ भी कोई भी छोटी मोटी उसमें ख़राबी आ गई है मशीन में तब हो सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज, कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाए, कोई जानबूझ के हो जाए किसी लेबर से, किसी भी चीज़ से,
वो हो सकता है, उसकी वजह से ख़राब हो सकती है। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि हमें कि प्रोड्यूसर को पहले से ही पता होता है कि इन चीज़ों की वजह से जो है मेरी मशीन की वैल्यू या मेरी किसी भी और फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो फ्यूचर में डाउन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। इट ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स एसेट्स की कंजप्शन के बाद डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसी डेप्रिसिएशन से बचने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है वो एक फ़ंड तैयार करता है। हम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रिज़र्व अपने पास रखते हैं, तो डेप्रिसिएशन के लिए भी एक रिज़र्व होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड। ये फ़ंड यूज़ होता है इन वोन आउट फिक्स एसेट्स को, इन ख़राब फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में कि डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है जो कि प्रोड्यूसर को उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता होता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम मार्केट में काम किया होता है, तो उसकी वजह से उसे पता होता है कि किन चीज़ों की वजह से उसके फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरने वाली है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी फॉर 2 रीजन्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि किसी कंपनी में टाइपराइटर से टाइपिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल टाइपराइटर इज़ ऑल्सो फिक्स एसेट्स, तो टाइपराइटर से टाइपिंग हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एडवांस चीज़ें हमें टाइम पे काम करना होता है, लेकिन टाइपराइटर पे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको टाइपराइटर को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया। अब कंप्यूटर में टाइपिंग के साथ बहुत चीज़ें होती हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन था ये। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि टाइपराइटर की वैल्यू गिर गई, अब उसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो इसे कहते हैं कि चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से उस डेप्रिसिएशन लगी उस पर। तो इसका मतलब यही होता है कि हमें प्रोड्यूसर को पहले से पता होता है कि इन चीज़ों की वजह से फ्यूचर में इनकी जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब नेक्स्ट क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नाम से पता चल रहा है जिसके बारे में प्रोड्यूसर को कुछ भी नहीं आइडिया होता कि ये भी चीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से फिक्स एसेट्स को उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो वो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हो जाता है, कई बार फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से जो है मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, या फिर कोई और भी फिक्स एसेट ख़राब हो जाता है, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये कौन से ऑब्सोलेंसेस हो गए, ये अनएक्सपेक्टेड हो गए। इसको कैपिटल लॉस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता और इसके लिए उसने कोई भी फंड नहीं बनाया होता। अब एक चीज़ हम एक और इससे इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं कि ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस इज टेकन इन अकाउंट व्हेन कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही अकाउंट में लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड का उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए इसको हम डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं करते। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लोज का, क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे भी, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। होप आपको ऊपर के सारी टर्म समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक एंड फ्लोज क्या होते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी चीज़ की वैल्यू या क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसी टाइम पे क्या है, जिस टाइम पे हम उसे देख रहे हैं उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, किसी भी चीज़ की, किसी भी वेरिएबल की, उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। और फ्लो क्या होता है, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो तब उसकी वैल्यू क्या है या तब उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको क्या कहेंगे, फ़्लो कहेंगे। और फ्लो का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ को चलना। तब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि कैपिटल जो है, मैंने अभी बताया कि कैपिटल इज़ अ स्टॉक वैल्यू। तो कैपिटल क्यों, अगर हम किसी पॉइंट पे देखें कि हमारे पास कितनी कैपिटल, तो हम बता सकते हैं हमारे पास कितनी है, 5 लाख है, 10 लाख है। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हो रही है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, हमने इसको पीरियड ऑफ टाइम पे देखा है। तो ये कौन सी हमारी टर्म हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारी फ्लो वैल्यू हो गई, क्योंकि हम इसको पीरियड ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते, खड़े खड़े नहीं बता सकते कि कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हो रही है। और कोई एक अच्छा एग्जांपल है वाटर या टैंक, कि एक टैंक में उस टाइम पे पर्टिकुलर उस टाइम पे कितना वाटर है हम बता सकते हैं, लेकिन लीकेज कितनी हो रही है उस टैंक पे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं बता सकते। वो पीरियड ऑफ टाइम पे हम बता सकते हैं कि इसमें 1 महीने में या 1 दिन में इतनी लीकेज है।
तो ये कौन सी है, इट्स अ फ्लो वैल्यू। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है इससे आपको समझ आ गया होगा स्ट्रोक एंड फ्लोज के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को पढ़ने के लिए। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कभी कभी इससे भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी में मेनली 4 ही सेक्टर होते हैं हर इकोनॉमी में, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड में कौन आते हैं, हम जैसे लोग जो कि किसी न किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो यही आते हैं हाउस होल्ड में। दे आर ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें प्रोवाइड होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड होती हैं। जो प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलती हैं ये सारी हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलती हैं, तो इसलिए इनको ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर सेक्टर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो सारी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं हमारी इकोनॉमी में वो कौन से सेक्टर में आ जाएगी, वो प्रोडक्शन सेक्टर में आ जाएंगी। दे परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, वो क्या करेंगे, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे परचेज करेंगे, हाउस होल्ड से परचेज करेंगे। किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी भी आ गई, एनजीओज वगैरह आ गए, एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर आ गई। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल सोर्स, अब सारी चीज़ें आ गई, बचा क्या हमारा एक्सटर्नल सोर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो ये कौन सी आ गई, सारी एक्टिविटीज़ जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में बेसिकली, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ अब हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार पेपर में, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे समझने से पहले हमें 2 टर्म समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ रियल फ्लोज एंड व्हाट इज़ मनी फ्लोज। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इस टॉपिक से। तो रियल फ्लोज क्या होते हैं, रियल फ्लोज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ़्लो होता है उसे बोलते हैं रियल फ़्लो। जैसे कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या देंगे, हमने ऊपर देखा था कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के। तो हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे, और फर्म्स उन्हें क्या देंगी, फर्म्स उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये कौन सा फ़्लो हो गया जिसमें मनी की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है, प्रोडक्शन की बात हुई है। तो ये कौन सा फ़्लो हो गया, ये हो गया रियल फ़्लो। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मनी फ़्लो। नाम से पता चल रहा है कि मनी इन्वॉल्व है। और अब हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को क्या देंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे। तो फर्म जो है उनको बदले में उन्हें कुछ पेमेंट भी देगी, तो उसे क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, जो कि मनी की टर्म्स में होता है। फैक्टर पेमेंट्स होती है कि हाउस होल्ड अगर उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे तो वो उन्हें क्या बदले में देंगे, जैसे लैंड दिया है तो लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। कैपिटल के बदले पे इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर के बदले पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कौन सी, ये क्या हो गई, ये हो गई फैक्टर पेमेंट्स, जो कि फर्म्स को मिलेंगी हाउस होल्ड से, जिससे हाउस होल्ड की इनकम जनरेट होगी। और हाउस होल्ड उन फर्म्स को क्या वापस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर करेंगे तो फर्म्स का प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी कि फर्म्स की भी इनकम इससे जनरेट होगी। तो जो इनकम जनरेशन जो पार्ट होता है इकोनॉमी में वो होता है मनी फ्लोज का, क्योंकि मनी फ्लो कर रही है हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर पे और फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे। तो ये दोनों टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही डायरेक्टली हम समझ पाएंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है। अब इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग डायग्राम नहीं है, आपको लग रहा है, बट बहुत ही इजी है,
क्योंकि हमने ऊपर 2 टर्म्स पढ़ी भी हैं तो उसी से रिलेटेड है, और मैंने जो ये नोट्स में लिखा हुआ है हमने, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसको पढ़ लेते हैं, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। Circular flow of income refers to the unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. Circular flow of income का मतलब है कि वो फ्लो जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहता है। किन चीज़ों का? एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ कौन सी है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई वगैरह, इनकम जनरेशन की हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर की जो इनकम जनरेट होती है वो कैसे होती है, एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम तो जब ही जनरेट होगी जब एक्सपेंडिचर होगा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड को। तो इन तीनों का जो अनएंडिंग एक्टिविटी है वो चलती ही रहती है। ईच एक्टिविटी इज़ द कोज एज वेल एज द सीक्वेंसेज ऑफ अदर एक्टिविटी, की हर एक्टिविटी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करवाएंगे? फैक्टर प्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको रियल फ्लोज में बताया, और फर्म क्या करवाएंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगी। और इससे क्या होगा? ये तो हो गई एक्टिविटीज़ की बात, जो कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी है कि एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन चलती ही रहती है। और अब हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, जो कि फर्म्स के लिए प्रॉफिट होगा। और जो फर्म्स होंगी उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले वापस क्या करेंगी? फैक्टर पेमेंट्स वापस करेंगी। तो इससे क्या होगा कि हाउस होल्ड की भी इनकम जनरेट हो रही है और फर्म्स की भी इनकम जनरेट हो रही है, और एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड फर्म्स पे कर रहे हैं और फर्म्स हाउस होल्ड्स पे कर रही हैं। तो यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें ये एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती ही रहती हैं। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 सेक्टर मॉडल है। एक बार ये लास्ट में जो लाइंस है वो भी पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर द हाउस होल्ड्स हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने यही बताया है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो इनकम जनरेट करता है हाउस होल्ड के लिए, और एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड जनरेट डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और जो हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, और प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। तो इसी की वजह से ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को चेज़ करती रहती हैं। तो इसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ के हम अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए अपना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।